सभी को नमस्कार। मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं 16 जुलाई के करंट अफेयर को। आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले करंट अफेयर के साथ, जहां पर डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिकॉग्नाइज किया है इंडिया के पायोनियरिंग एफर्ट्स को, जो एआई इंटीग्रेट किया है भारत ने ट्रेडिशनल मेडिसिन के साथ। पर्टिकुलरली अगर बात करें तो हम आयुष सिस्टम की बात कर रहे हैं। अब आयुष की बात करें तो आयुष यानी कि आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सोवा रिग्पा, होम्योपैथी, ये भारत में विभिन्न चिकित्साएँ हैं जिसके द्वारा बीमारियों का इलाज किया जाता है। अब आयुष मंत्रालय के मंत्री आपको पता होना चाहिए, उनका नाम है प्रताप राव गणपत राव जादव उनका नाम है। अब इन सभी चीज़ों को समझने से पहले डब्ल्यूएचओ के बारे में भी थोड़ा जान लें। अब डब्ल्यूएचओ है क्या? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। ये एक स्पेशलाइज़्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, जो कोऑर्डिनेट करता है और रिस्पॉन्स करता है इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ इश्यूज़ को और साथ ही साथ इमरजेंसी को। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा के स्विट्ज़रलैंड में है और इसके 6 रीजनल ऑफिस हैं और 150 फील्ड्स हैं वर्ल्ड वाइड। यानी कि अब इसके हेडक्वार्टर को मैंने बताया आपको, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगर इसके फाउंडेशन की बात करें तो 7 अप्रैल 1948 को इसको फाउंड किया गया था। अब इनके हेड का भी नाम आपको मालूम होना चाहिए। उनका नाम है टेड्रोस अडैनम गैब्रियस। अब अगर टेड्रोस अडैनम गैब्रियस की बात किया जाए तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ के रहने वाले हैं, क्योंकि कई बार सवाल आजकल पूछा जा रहा है कि ये किस कंट्री से बिलॉन्ग करते हैं। तो इनका कंट्री है इथियोपिया। इथियोपिया भी काफ़ी न्यूज़ में रहता है, इसलिए आपको याद रखना है। अब आइए समझते हैं कि ट्रेडिशनल मेडिसिन होता क्या है? तो देखिए, ट्रेडिशनल मेडिसिन की अगर हिंदी की बात करूँ तो यानी कि ये पारंपरिक चिकित्सा की बात की जा रही है और इसमें इनकम्पास किया गया है नॉलेज, स्किल और प्रैक्टिसेस को, जो इंडिजिनस थ्योरी पर बेस्ड है और एक्सपीरियंसेस पे। यानी कि स्वदेशी सिद्धांत और अनुभवों पर आधारित ये ज्ञान है, कौशल है और प्रथाएँ जो शामिल हैं, जिसमें हम लोग अक्सर पौधे, पशु और खनिज आधारित उपचार करते हैं। यानी कि प्लांट, एनिमल और मिनरल बेस्ड रेमेडीज़ के उपाय करते हैं। और आध्यात्मिक उपचार और स्वास्थ्य बनाए रखने या बीमारी का इलाज करने के लिए मैनुअल तकनीकें इसमें शामिल होती हैं। तो ट्रेडिशनल मेडिसिन आपको क्लियर हो गया होगा। अब आइए जानते हैं कि इसका रोल क्या हो सकता है एआई के साथ। यानी ट्रेडिशनल मेडिसिन और एआई को अगर हम इनकम्पास कर दें, यानी मिला दें, तो इससे क्या फ़ायदा होगा? तो देखिए, सबसे पहले तो डायग्नोज़ को एनहांस करने में काफ़ी मदद मिलेगा। कैसे मदद मिलेगा? तो एआई पावर्ड सिस्टम कंबाइन कर देगा ट्रेडिशनल डायग्नोस्टिक मेथड को, यानी जैसे कि पल्स की रीडिंग, जैसे जीभ देखते हैं डॉक्टर उस चीज़ को, किसके साथ? मशीन लर्निंग के साथ। और साथ ही साथ डीप न्यूरल नेटवर्क्स को भी वो जोड़ देगा, जिससे कि हमारी एक्यूरेसी, यानी डॉक्टर को एक्यूरेसी इम्प्रूव हो जाएगी और पर्सनलाइज़्ड केयर इनेबल हो जाएगा। तो ये था पहला। अब आयुर्जीनोमिक्स में भी इसको मदद मिलेगा। अब एआई को मर्ज कर दिया जाएगा जीनोमिक डेटा के साथ। जीनोम यानी कि कंप्लीट सेट होता है ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का किसी ऑर्गेनिज़्म में। यानी कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए इंस्ट्रक्शन को ही हम क्या कहते हैं? तो जीनोम कहते हैं। अब आयुर्जीनोमिक्स में एआई मर्ज हो जाएगा जीनोमिक डेटा के साथ और साथ ही साथ आयुर्वेदिक प्रिंसिपल जो डिज़ीज़ को आइडेंटिफ़ाई करेगा और उसके रिस्क को चेक करेगा। साथ ही साथ पर्सनलाइज़्ड मेडिसिन देने में भी मदद करेगा और साथ ही साथ हेल्थ के बारे में रिकमेंडेशन भी देगा। अब ड्रग डिस्कवरी और वैलिडेशन के बारे में समझ लेते हैं। तो एआई एनालाइज़ करता है मॉलिक्यूलर बेसिस पर, जो हर्बल फॉर्मुलेशन पर आधारित होगा, जिसके साथ वो ड्रग्स को सपोर्ट करेगा और साथ ही साथ ट्रेडिशनल सिस्टम के अक्रॉस कंपैरेटिव स्टडीज़ मदद करेगा इन स्टडीज़ को करने में। और उसी तरह अगर नॉलेज प्रिजर्वेशन की बात करें, तो एआई टूल फैसिलिटेट करेगा सिमेंटिक और कैटालॉगिंग एनालिसिस, जो एंशिएंट टेक्स्ट लिखे गए थे, यानी कि उनको बायोपायरेसी से बचाया जा सकता है। अगर हम एआई का इस्तेमाल करेंगे और इसको ज़्यादा सिक्योर कर देंगे, तो हमारा नॉलेज पायरेसी से मुक्त हो सकता है। उसी तरह अगर हेल्थ सिस्टम मैनेजमेंट की बात करें, तो एआई इनेबल करेगा डिजिटल रिकॉर्ड को मेंटेन करने में, साथ ही साथ हॉस्पिटल के मैनेजमेंट सिस्टम को भी ऑप्टिमाइज़ कर देगा डेटा कलेक्शन के थ्रू, पेशेंट का केयर और साथ ही साथ रिसर्च भी हम कर सकेंगे ट्रेडिशनल मेडिसिन में। यानी कि पेशेंट का पूरा चिट्ठा-पुर्जा एक साथ इकट्ठा कर लेगा, जिससे इलाज करने में डॉक्टर को काफ़ी सहूलियत होगा। साथ ही साथ अगर इलाज नहीं है, तो उस पर रिसर्च करने में भी काफ़ी मदद मिलेगा। तो ये थी ये 5 रोल जो एआई को अगर हम ट्रेडिशनल मेडिसिन के साथ इन्वॉल्व करते हैं। अब आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। आइए बढ़ते हैं अब। अब आइए, इंडिया ने क्या इनिशिएटिव लिया है फैसिलिटेट करने के लिए एआई को ट्रेडिशनल मेडिसिन में। तो सबसे पहला है आयुष ग्रिड, यानी कि एक डिजिटल हेल्थ प्लेटफ़ॉर्म होगा, जो सिटिज़न सेंट्रिक इनिशिएटिव और साथ ही साथ सपोर्ट करेगा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आयुष सिस्टम को।
वहीं एआई ड्रिवन पोर्टल जैसे कि सही पोर्टल, नमस्ते पोर्टल और आयुष रिसर्च पोर्टल इनेबल करेगा ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए। साथ ही साथ रिसर्च और डिजिटल लिटरेसी को भी बढ़ावा मिलेगा प्रैक्टिशनर्स के लिए। अब अगर ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी की बात करें तो एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड डिजिटल रेस्पिरेटरी प्रिजर्व करेगा और साथ ही साथ इंडिया के इंडिजिनस मेडिकल हेरिटेज को ये प्रोटेक्ट करेगा। अगर पॉलिसी लीडरशिप की बात करें तो इंडिया ने प्रपोज़ किया है और कंट्रीब्यूट किया है डब्ल्यूएचओ को पहला ग्लोबल रोड मैप एआई को ट्रेडिशनल मेडिसिन के साथ। अब इसके कुछ चैलेंजेज़ भी हैं। चैलेंजेज़ क्या हो सकते हैं तो इतने बड़े डेटा को रिलायबल तरीके से मेंटेन करना एक चैलेंजेज़ होगा। वहीं डिजिटल गैप भी हो सकता है। यानी सभी को हर चीज़ नहीं पता है डिजिटली। आज भी इंडिया में कई लोग डिजिटली बैकवर्ड हैं। वहीं अगर डेटा को हैक किया जाए यानी कि पायरेसी का भी खतरा है और साथ ही साथ डेटा लीकेज के भी रिस्क बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जो एआई है वो फुली रेप्लिकेट नहीं कर सकता है हर चीज़ को। तो ये थी इसके चैलेंजेज़। वहीं अगर आगे की बात करें, वे अहेड की बात करें तो इससे डेटा गवर्नेंस स्ट्रेंथ होगा, वहीं कैपेसिटी बिल्डिंग में मदद मिलेगी और ग्लोबल कोलैबोरेशन में भी मदद मिलेगा और एविडेंस बेस्ड इंटीग्रेशन होगा। तो ये थे इससे संबंधित सारी चीज़ें जो मैंने आपको बता दिया। ट्रेडिशनल मेडिसिन को एआई के साथ अगर हम फैसिलिटेट करेंगे, इनकम्पास करेंगे तो क्या क्या चैलेंजेज़ हो सकते हैं, क्या अच्छा हो सकता है। ये मैंने आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया। आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफ़ेयर पर। अगला करंट अफ़ेयर है कि सीपीआई का जो इन्फ्लेशन है वो 2.10% हो गया है जून 2025 में और फूड इन्फ्लेशन है जिसे कि हम कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स के नाम से भी जाना जाना जाता है, वो नेगेटिव में चला गया है। अब आपको ये 2019 जनवरी 2019 के रिस्पेक्ट में सबसे कम है। अब ये डेटा रिलीज़ किया जाता है मॉस्की के द्वारा यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा जिसके मंत्री हैं राव इंद्रजीत सिंह। अब अगर रूरल इन्फ्लेशन की बात करें तो ये 1.72% है, वहीं अर्बन इन्फ्लेशन 2.56% है। अब उसी तरह अगर हम फूड इन्फ्लेशन की बात करें तो रूरल जो सीएफपीआई है यानी कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स वो -0.92% है और अर्बन यानी शहरी जो फूड इन्फ्लेशन है वो -1.22% है। अब आपको तो प्रतिशत समझ में आया नहीं होगा, यानी महँगाई कैसे नापते हैं, क्या दर होती है, इसको समझ लेते हैं पहले। सबसे पहले समझते हैं इन्फ्लेशन होता क्या है? तो अगर गुड्स और सर्विसेज़ के प्राइस में इंक्रीज़ होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसी को हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं, यानी कि महँगाई कहते हैं। अब महँगाई के प्रकार जो दिए जाते हैं, एक रेट के आधार पर दिया जाता है और एक काउज़ेज़ के आधार पे दिया जाता है। अगर रेट के आधार पे देखें तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन होता है। आपको जो इम्पोर्टेंट है वही मैं पढ़ा रहा हूँ यानी हाइपर इन्फ्लेशन होता क्या है? तो ये एक एक्सट्रीम फ़ॉर्म है इन्फ्लेशन का जहाँ पर प्राइस इंक्रीज़ कर जाता है रैपिड तरीके से। यानी कि जितना महँगाई दर होना चाहिए उससे 50% अधिक इंक्रीज़ कर जाता है और साथ ही साथ ये मॉनेटरी सिस्टम को भी कोलैप्स कर देता है। अफ्रीका के कई कंट्रीज़ में आप देखते होंगे, ज़िम्बाब्वे में भी देखा होगा आपने इस तरह की घटनाएँ हुई थी। अब काउज़ेज़ के आधार पे देखें तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन आपको सबसे ज़्यादा याद रखना है। अब डिमांड पुल इन्फ्लेशन तब इकोनॉमी में अकर होता है जब गुड्स और सर्विसेज़ के डिमांड में इंक्रीज़ कर जाता है और वहीं जो प्राइस है इंक्रीज़ कर जाता है। और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन अराइज़ होता है जब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है। साथ ही साथ प्रोडक्शन कॉस्ट तभी बढ़ेगा जब रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ जाएगा। अब ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इन्फ्लेशन से संबंधित आपको मॉनेटरी पॉलिटी कमिटी के बारे में जानना होगा। मॉनेटरी पॉलिटी कमिटी आरबीआई एक्ट 1934 में अमेंड करने के बाद फाइनेंस एक्ट 2016 के तहत कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, जिसमें 3 मेंबर सरकार के होते हैं और साथ ही साथ 3 मेंबर आरबीआई के होते हैं। अब जो हेड होते हैं इसके आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा होंगे अभी, जो 26वें गवर्नर हैं। उसी तरह आपको बता दें कि इस समिति को रिकमेंड करने वाली जो समिति थी उसका नाम था उर्जित पटेल कमेटी। अब इसका टारगेट क्या है तो भारत में महँगाई का दर 2% से लेके 6% के बीच में ही होना चाहिए। यानी कि 4 ±2% होना चाहिए। इससे अगर कम या ज़्यादा हो रहा है यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी फ़ेल कर गई है। अब आरबीआई किस तरह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, ये क कभी और बताऊँगा। यानी कि उसके पास कुछ पैरामीटर्स होते हैं जैसे कि रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है। इसी तरह इसमें कम-ज़्यादा कर मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। तो ये था दूसरा न्यूज़ इन ट्रांज़ैक्शन जो आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफ़ेयर पे। अगला करंट अफ़ेयर है आईएसए यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस से संबंधित है।
जहाँ पर 7वां जो एशिया पैसिफिक रीजनल मीट जो कोलंबो में होने वाला था, उसको होल्ड कर दिया गया है। अब इसका फ़ोकस क्या होता है, तो सोलर एनर्जी के डिप्लॉयमेंट पर काम करना होता है, क्रॉस बॉर्डर सोलर इंटरकनेक्शंस पर ध्यान देना होता है ताकि क्लीन एनर्जी को बढ़ावा मिल सके। अब आईएसए का फाउंडेशन फ्रांस और इंडिया के द्वारा 2015 में किया गया था। वहीं इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम इंडिया में है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेटेस्ट मेंबर 123वां मेंबर अंगोला है। अब आईएसए की जो सोच है, ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सीओपी जब 2015 चल रहा था उसमें दिया गया था। उनका कहना ये था कि जो भी कंट्रीज़ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में लाई करते हैं, वहाँ पर सूर्य सबसे ज़्यादा होता है। यानी कि सूर्य का जो रोटेशन है वो इस टाइम पीरियड में, यानी कि दोनों लाइन के बीच में सबसे ज़्यादा होता है। तो यानी यहाँ पर आने वाली जितनी भी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर सोलर प्रोडक्शन अच्छा हो सकता है। और साथ ही साथ अगर हम उसको इंटरकनेक्टिविटी कर दें, तो पूरे दुनिया में रोशनी की जा सकती है क्लीन एनर्जी के थ्रू। तो ये टारगेट था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अब आइए बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर पे। अगला करंट अफेयर है सोनाली मिश्रा से संबंधित, जो आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में पहली महिला डीजी बन गई हैं। अब आरपीएफ के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो आरपीएफ का मोटो होता है यशो लभस्व, यानी कि अटेन ऑनर, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 2 जुलाई 1872 को। वहीं इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। अब कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट की बात करें, तो आरपीएफ एक्ट 1957 के तहत इसका गठन किया गया था। अब आइए इंडियन रेलवे से भी संबंधित आपको कुछ जानकारी दे दूँ। तो इंडियन रेलवे के बारे में आपको बता दें कि इसका फाउंडेशन जो है 16 अप्रैल 1853 को किया गया था। इसका भी हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। और अगर इसके मंत्रालय की बात करें, तो अश्विनी वैष्णव जी मिनिस्टर फॉर रेलवे हैं। और वहीं अगर रेलवे के यानी आईआरएसएमई के चेयरमैन और सीईओ की बात करें, तो सतीश कुमार जी हैं। तो इतनी बातें आप याद रखिएगा। रेलवे की शुरुआत 1853 में हुई थी। उस समय लॉर्ड डलहौजी उस समय का गवर्नर जनरल था। पहली मुंबई से थाने के बीच में ट्रेन चलाई गई थी, जो 34 किलोमीटर लंबा था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर गुजरात पहला स्टेट बन गया है जो लीड करेगा क्रूज़ भारत मिशन को। अब क्रूज़ भारत मिशन है क्या? तो इसको लॉन्च किया गया था 2024 में, 30 सितंबर 2024 में सर्बानंद सोनोवाल, जो अभी भी जहाजरानी मंत्रालय को संभाल रहे हैं। यानी यूनियन मिनिस्टर हैं पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज़ के। अब इसका काम था कि टूरिज़्म को बढ़ावा देना, यानी क्रूज़ के तहत जो पानी में चलेगा उससे टूरिज़्म निश्चित रूप से बढ़ेगा। और अब न्यूज़ ये आया है कि जो गुजरात है, इसने 3 क्रूज़ सर्किट क्लस्टर बना दिए हैं। एक पदाला आइलैंड से रन ऑफ कच्छ तक, दूसरा पोरबंदर से वेरिएबल और साथ ही साथ दीव को जोड़ेगा, तीसरा द्वारका, ओखा और जामनगर को जोड़ेगा। तो ये 3 लाइन जो है, यानी 3 सर्किट बनाया गया है। अब गुजरात का जो कोस्ट लाइन है वो भी आपको याद रखना है, 2340 किलोमीटर का, और ये सबसे लंबा है। अब गुजरात के सीएम की बात करें, तो भूपेंद्र पटेल हैं, वहीं यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत, और यहाँ की कैपिटल है गांधीनगर। ये भी बात आप याद रखेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की ओर, जहाँ पर बेहदीन क्लम फेस्टिवल जो मनाया गया है, ये मेघालय में मनाया गया है। मेघालय जिसकी राजधानी शिलांग है, वहाँ के सीएम कॉनराड संगमा है और गवर्नर हैं सीएच विजयशंकर। अब मेघालय से आपको याद रखना है कि ये सेलिब्रेट किया जाता है जोवाई, जो वेस्ट जयंतिया हिल्स में है। वहीं एक जो कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी का नाम है नार कम्युनिटी। पी साइलेंट हो जाता है यहाँ, नार कम्युनिटी आप याद रखेंगे। और इसका मतलब होता है ड्राइविंग अवे द प्लेग, यानी कि ये कम्युनिटी फेस्टिवल है, नार कम्युनिटी फेस्टिवल है। इसका मतलब होता है ड्राइविंग अवे द प्लेग। अब प्लेग क्या है? एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो काउज्ड होता है यार्सिनिया पेस्टिस से, जो कई एग्जामों में आपसे पूछा गया है। अब अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें, तो आपको पता है सेवन सिस्टर प्लस वन ब्रदर में सिक्किम है। अभी हाल ही में मैंने आपको इससे संबंधित रिवीजन कराया था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ पर, जहाँ पर वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया गया है 15 जुलाई को। इसे डिक्लेयर किया गया था यूएन जनरल असेंबली के द्वारा 2014 में, और पहली बार ऑब्जर्व किया गया था 2015 में। इसका पर्पस है इंपॉर्टेंस ऑफ स्किल डेवलपमेंट, डिसेंट वर्क और एंटरप्रेन्योरशिप जो यूथ में है उसको बढ़ावा देना। वहीं अगर 2025 के थीम की बात करें, तो यूथ एम्पावरमेंट थ्रू एआई एंड डिजिटल स्किल इसका थीम है। याद रखिएगा, यूथ एम्पावरमेंट थ्रू एआई एंड डिजिटल स्किल इस वर्ष की थीम है, यानी 2025 की थीम है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर। यहाँ पर इंडिया ने जॉइन किया है ऑस्ट्रेलिया के तालिस्मान साबरे मिलिट्री एक्सरसाइज ने पहली बार। अब ये एक्सरसाइज लॉन्च तो किया गया था 2005 में, और ये बाईएनियल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। इस बार मलेशिया और वियतनाम ऑब्जर्वर देश के रूप में शामिल हुए हैं। अब अगर इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करें जो भारत दूसरे देशों के साथ करता है, तो यूएस के साथ युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार करता है। वहीं फ्रांस के साथ शक्ति करता है, इंडोनेशिया के साथ गरुड़ शक्ति करता है, और रशिया के साथ इंदिरा एक्सरसाइज। मालाबार एक्सरसाइज यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ करता है भारत। वहीं पिच ब्लैक ऑस्ट्रेलिया के साथ करता है भारत।
तो ये थे इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज़ जो हर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है। अब आपको टालिस्मान एक्सरसाइज़ याद रखना है जो यूएस और ऑस्ट्रेलिया में होता है, लेकिन इस बार भारत ने भी जॉइन किया है। आपको पता है क्वाड मेंबर की वजह से ये सब संभव हो पा रहा है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ पर, जहाँ पर पेंटागन यानी कि यूएस ने साइन किया है 200 मिलियन डील एलन मस्क के साथ, जो एक्सएआई यूज़ करता है ग्रॉक। यानी गवर्नमेंट के ऑपरेशन में अब जो पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, अब वो ग्रॉक के नाम से जाना जाता है, जो इंटीग्रेट हो चुका है एक्स के साथ यानी एलन मस्क के ट्विटर के साथ। अब इसका काम है कि जो मिलिट्री ऑपरेशन है उसको मॉडर्नाइज़ करना है एआई टूल्स के साथ। अब याद रखिएगा कि ग्रोक है क्या? तो वो एक चैटबॉट है। सिंपल आपको याद रखना है, चैटबॉट है जो 2023 में लॉन्च किया गया था। तो ये थी इससे संबंधित बातें। अब आपको अगर अमेरिका के बारे में बता दें तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रम्प, और यूनाइटेड स्टेट में 50 स्टेट हैं, ये भी आपको याद रखना है, जिसकी कैपिटल वाशिंगटन डीसी है, और यहाँ के स्पीकर का भी नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो माइक जॉनसन है। अब याद रखिएगा कि डोनाल्ड ट्रम्प रिपब्लिकन पार्टी को बिलॉन्ग करते हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर। इंडिया का पहला डिजिटल नोमैड विलेज इनॉग्रेट किया गया है याकटेन सिक्किम में। आपसे पूछा जाएगा कि भारत का पहला डिजिटल नोमैड विलेज कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है? तो आपको बताना होगा कि याकटेन जो सिक्किम में है। तो ये बात आप बिल्कुल याद रखिएगा। नोमैड का मतलब होता है कि ऐसा मेंबर ऑफ ट्राइब जो घूमते रहता है, यानी कि खानाबदोश या फिर घुमंतू जनजाति का व्यक्ति जो नोमैड कहलाता है। यानी जो अपने पशुओं के साथ जगह-जगह घूमते रहते हैं। इस तरह से आपको याद रखना है। अब इसका काम क्या है? तो ये डिजिटल नोमैड इंडिया और अब्रॉड से अट्रैक्ट करना है। वहीं साथ ही साथ ये सपोर्ट करेगा सस्टेनेबल टूरिज़्म को और लोकल लाइवलीहुड को। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, याकटेन सिक्किम में इंडिया का पहला डिजिटल नोमैड विलेज इनॉग्रेट किया गया है। अब आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगला खबर में जो नितिन गडकरी हैं, उन्होंने भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल ब्रिज का उद्घाटन किया है कर्नाटक में। इसकी लंबाई होगी 2.44 किलोमीटर। वहीं इसकी जो चौड़ाई है वो है 16 मीटर की। अब ये लोकेटेड कहाँ पर है? तो ये शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में लोकेटेड है, और ये जोड़ेगा किसको? सागरा और मारापुटिका को। अब इस ब्रिज का नाम चौदेश्वरी देवी जो एक भगवान है यानी कि गॉडेस हैं, उनके नाम पर ये रखा गया है। तो याद रखिएगा इस बात को। किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है? तो इनॉग्रेट किया गया है नितिन गडकरी के द्वारा। अब कर्नाटक के भी बारे में जान लीजिए, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। वहीं यहाँ के सीएम का नाम है सिद्धारमैया, और गवर्नर हैं थावर चंद गहलोत। याद रखेंगे, इनके नाम भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। इसीलिए मैं आपको हर बार पढ़ाता चला जाता हूँ। अब डीआरडीओ और एम्स बीबीनगर ने अनवील किया है इंडिया का पहला इंडिजिनस लो कॉस्ट कार्बन फाइबर फुट प्रोस्थेसिस। अब ये फुट प्रोस्थेसिस यानी कि इसका मतलब होता है कि जो पैर किसी का कट जाता है, यानी पैर काटना पड़ जाता है, तो उसके बाद वहाँ पर जो हम आर्टिफ़िशियल जो लेग लगाते हैं, उसी को हम बोलते हैं प्रोस्थेसिस। याद रखिएगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कहाँ पर? डीआरडीओ और एम्स बीबीनगर के सहायता से ये काम किया गया है। इसके बारे में कुछ और मुख्य बातें आप जान लीजिए कि ये हैंडल कर सकता है 125 केजी के व्यक्ति को, और साथ ही साथ इसका हाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, और इसका कॉस्ट काफ़ी सस्ता है, 20,000 रुपए में ये लग सकता है, यानी काफ़ी अफोर्डेबल भी है ये। तो ये इंडियन स्टूडेंट ने जीता है 4 मेडल 57वां इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड जो दुबई में हो रहा है। यहाँ पर भारत ने 2 गोल्ड जीता है, और साथ ही साथ भारत ने 2 सिल्वर जीता है। याद रखिएगा ये कहाँ पर हो रहा था? इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो दुबई में आयोजित किया जा रहा है। अब इंडिया का अगर ओवरऑल अगर आप रैंक देखेंगे, तो ओवरऑल रैंक भारत का यहाँ पर छठा है। साथ ही साथ गोल्ड जो विनर है उनका नाम है पंकज, यानी कि देवेश पंकज भैया, इनका नाम ही है देवेश पंकज भैया, जो महाराष्ट्र के हैं, और संदीप कुची जो तेलंगाना की रहने वाली हैं। तो दोनों का नाम अब आप याद रखेंगे। पहले का नाम है देवेश और दूसरे का नाम है संदीप। संदीप कहाँ से हैं? तो संदीप तेलंगाना से हैं, ये भी आप याद रखिएगा, और साथ ही साथ देवेश कहाँ से हैं? तो ये महाराष्ट्र से हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो ये थे इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो आपके कल रात तक की खबरों से बन रहे थे। तो आपको पूरी तरह से ये न्यूज़ समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।